स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। सबसे पहले देखते हैं बीते दिन के अभ्यास प्रश्न को। सेबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल 1992 को स्थापित एक वैधानिक निकाय है। दूसरा, सेबी का मूल कार्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना तथा प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना एवं विनियमित करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। सही जवाब है सी, यानी कि एक और दो दोनों। सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल 1992 को स्थापित एक वैधानिक निकाय, एक गैर संवैधानिक निकाय जिसे संसद द्वारा स्थापित किया गया है। अतः कथन एक सही है। सेबी का मूल कार्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना तथा प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना एवं विनियमित करना है। अतः कथन दो सही है। अतः विकल्प सी सही है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है तथा क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, G20 समूह का गठन 1999 में हुआ था। दूसरा, G20 में 20 सदस्य देश हैं और एक संगठन यूरोपीय संघ शामिल है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। सही जवाब है उत्तर ए, यानी कि केवल एक। बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन इस वर्ष ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया जाएगा। वर्ष 2024 में इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्राजील कर रहा है। इसका मुख्य एजेंडा वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना, गरीबी को कम करना और विकासशील देशों के विकास को समर्थन देना है। भारत ने 2023 में इसकी सफलतापूर्वक मेजबानी की थी। G20 का गठन 1999 में वैश्विक आर्थिक स्थिरता के उद्देश्य से हुआ था। अतः कथन एक सही है। गौरतलब है कि G20 एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। अतः कथन दो सही नहीं है। अतः विकल्प ए सही है। इसका उद्देश्य वैश्विक आर्थिक स्थिरता और वित्तीय सुधार लाना है। अगले सवाल को देखते हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 यानी कि PMLA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे धन शोधन को रोकने और धन शोधन से प्राप्त संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। दूसरा, इसे वर्ष 1998 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की घोषणा के बाद लागू किया गया था, जिसमें सदस्य देशों से राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन विरोधी कानून बनाने का आग्रह किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। सही जवाब है उत्तर सी, यानी कि एक और दो दोनों। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 PMLA इसे धन शोधन को रोकने और धन शोधन से प्राप्त संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। अतः कथन एक सही है। इसे जून वर्ष 1998 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र द्वारा अपनाई गई राजनीतिक घोषणा के जवाब में अधिनियमित किया गया था, जिसमें सदस्य देशों से राष्ट्रीय धन शोधन विरोधी कानून लागू करने का आह्वान किया गया था। अतः कथन दो सही है। अतः विकल्प सी सही है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उन्होंने भोजन, कपड़े और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं के मामले में गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के विचार को बढ़ावा दिया। दूसरा, गांधी जी का सादा जीवन या सर्वोदय का विचार संसाधनों के संरक्षण और पारिस्थितिकीय पदचिह्न को कम करने को बढ़ावा देता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। उत्तर हो गया सी, यानी कि एक और दो दोनों। गांधी जी ने भोजन, कपड़े और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं के मामले में गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के विचार को बढ़ावा दिया। अतः कथन एक सही है। गांधी जी का सादा जीवन या सर्वोदय का विचार संसाधनों के संरक्षण और कम पारिस्थितिक पदचिह्न को बढ़ावा देता है। अतः कथन दो सही है। अतः विकल्प सी सही है। बता दें कि उन्होंने वर्ष 1942 में महाराष्ट्र के वर्धा में हिंदुस्तानी प्रचार सभा की स्थापना की थी। अगला सवाल है, आत्मसम्मान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस आंदोलन के तहत महिलाओं को अपमानित करने वाले प्राचीन ग्रंथों की आलोचना करने के साथ
अपने शरीर पर अधिक नियंत्रण के क्रम में महिलाओं को सशक्त बनाने के साधन के रूप में गर्भ निरोधक को बढ़ावा दिया गया। दूसरा, यह अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण था, जिसे साथी और विवाह की पसंद को नियंत्रित करने वाली पितृसत्तात्मक शक्तियों के प्रति प्रतिरोध के रूप में देखा गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है सी, एक और दो दोनों। आत्मसम्मान आंदोलन। इस आंदोलन के तहत महिलाओं को अपमानित करने वाली प्राचीन ग्रंथों की आलोचना करने के साथ अपने शरीर पर अधिक नियंत्रण के क्रम में महिलाओं को सशक्त बनाने के साधन के रूप में गर्भ निरोधक को बढ़ावा दिया गया, अतः कथन एक सही है। यह अंतरजातीय विवाहों को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण था, जिसे साथी और विवाह की पसंद को नियंत्रित करने वाली पितृसत्तात्मक ताकतों के खिलाफ एक धक्का के रूप में देखा गया, अतः कथन दो सही है, अतः विकल्प सी सही है। स्वतंत्रता पूर्व वर्षों में आत्मसम्मान आंदोलन को राजनीतिक स्वतंत्रता पर सामाजिक सुधार को प्राथमिकता देने की वकालत करते हुए देखा गया था। आत्मसम्मान आंदोलन स्वतंत्रता का विरोधी नहीं था, बल्कि ब्रिटिश शासकों के स्थान पर कुलीन हिंदू जाति समूहों के शासन की चेतावनी देता था। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 29 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट के रूप में घोषित किया गया है। दूसरा, इसका आयोजन खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO, नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ए यानी कि केवल एक। खाद्य हानि और बर्बादी के प्रति अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 29 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट के रूप में घोषित किया गया है, अतः कथन एक सही है। इसे खाद्य एवं कृषि संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है, क्योंकि इसका खाद्य सुरक्षा और हमारे पर्यावरण के संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण निहितार्थ है, अतः कथन दो सही नहीं है, अतः विकल्प ए सही है। अगला सवाल है, G77 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, G77 का गठन जून 1964 में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के तत्वाधान में किया गया था। दूसरा, यह संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है, जिसमें अब 134 देश शामिल हैं, जो वैश्विक जनसंख्या का लगभग 80% हिस्सा हैं। तीसरा, ग्लोबल साउथ एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त इकाई है, जबकि G77 केवल एक शब्द है जिसका भाषाई पुनरुत्थान किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य है या हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन और डी कोई नहीं। सही जवाब है ए यानी कि केवल एक। G77 का गठन संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में 15 जून 1964 को किया गया था, अतः कथन एक सही नहीं है। यह संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है, जिसमें अब 134 देश शामिल हैं, जो वैश्विक आबादी का लगभग 80% हिस्सा है, अतः कथन दो सही है। G77 एक संयुक्त राष्ट्र स्वीकृत संगठन है, जबकि ग्लोबल साउथ सिर्फ एक शब्द है जिसका भाषाई पुनरुत्थान किया गया है, अतः कथन तीन सही नहीं है, अतः विकल्प ए सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, कार्बन मानकों के अनुसार यदि किसी गतिविधि को सामान्य अभ्यास कॉमन प्रैक्टिस माना जाता है तो वह कार्बन क्रेडिट के लिए योग्य नहीं हो सकती, क्योंकि इसे मानक से परे अतिरिक्त पर्यावरणीय लाभ में योगदान देने के रूप में नहीं देखा जाता है। कथन दो है, कृषि वानिकी क्षेत्र में भारत की विशाल क्षमता वनरोपण, पुनर्वनरोपण और पुनर्वनीकरण पहलों के माध्यम से कार्बन वित्त परियोजनाओं के साथ एकीकरण का एक अनूठा अवसर है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं तथा कथन दो कथन एक की व्याख्या करता है। बी है, कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं तथा कथन दो कथन एक की व्याख्या नहीं करता है। सी है, कथन एक सही है लेकिन कथन दो सही नहीं है। डी है, कथन एक सही नहीं है लेकिन कथन दो सही है। सही उत्तर है बी, यानी कि कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं तथा कथन दो कथन एक की व्याख्या नहीं करता है। वेरा के सत्यापित कार्बन मानक VCS या गोल्ड स्टैंडर्ड्स जैसे कार्बन मानकों के अनुसार यदि किसी गतिविधि को सामान्य अभ्यास
कॉमन प्रैक्टिस माना जाता है तो यह कार्बन क्रेडिट के लिए योग्य नहीं हो सकता, क्योंकि इसे मानक से परे अतिरिक्त पर्यावरणीय लाभ में योगदान के रूप में नहीं देखा जाता है। अतः कथन 1 सही है। कार्बन वित्त के क्षेत्र में सामान्य अभ्यास एक महत्वपूर्ण मानदंड है, जिसका उपयोग यह आकलन करने के लिए किया जाता है कि क्या कोई परियोजना अतिरिक्त है जिसका अर्थ किसी दिए गए क्षेत्र में आमतौर पर किए जाने वाले कार्यों से परे है। ARR परियोजनाओं के लिए इसमें यह निर्धारित करना शामिल है कि क्या कार्बन क्रेडिट द्वारा प्रदान किए गए वित्तीय प्रोत्साहन के बिना समान गतिविधियां सामान्य रूप से की जाती हैं। कृषि वानिकी क्षेत्र में भारत की विशाल क्षमता वन रोपण, पुनर्वन रोपण, पुनर्वनीकरण पहलों के माध्यम से कार्बन वित्त परियोजनाओं के साथ एकीकृत करने का एक अनूठा अवसर है। अतः कथन 2 सही है। कृषि वानिकी भारत के कुल भूमि क्षेत्र का 8.65% है, जो देश के कार्बन स्टॉक में 19.3% का योगदान प्रदान करता है। अतः विकल्प बी सही है, क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। अगला सवाल है, समिट ऑफ द फ्यूचर के शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, समिट ऑफ द फ्यूचर के परिणाम स्वरूप वैश्विक डिजिटल प्रभाव पहल और भावी पीढ़ियों पर घोषणा पत्र जारी हुआ, जो राष्ट्रीय कार्रवाई के लिए एक प्रेरणादायक आह्वान था। दूसरा, समिट के परिणाम स्वरूप सुरक्षा परिषद सुधार के लिए एक स्पष्ट विचार पर सहमति बनी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। सही जवाब है ए, यानी कि केवल 1। समिट ऑफ द फ्यूचर। समिट ऑफ द फ्यूचर के परिणाम स्वरूप वैश्विक डिजिटल प्रभाव पहल और भावी पीढ़ियों पर एक घोषणा पत्र जारी किया गया, जो राष्ट्रीय कार्रवाई के लिए एक प्रेरणादायक आह्वान था। अतः कथन 1 सही है। समिट ऑफ द फ्यूचर में सुरक्षा परिषद सुधार के लिए स्पष्ट विचार पर सहमति नहीं बनी, अतः कथन 2 सही नहीं है। अतः विकल्प ए सही है। अगला सवाल है, दुर्लभ मृदा तत्वों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दुर्लभ मृदा तत्व आवर्त सारणी में 17 रासायनिक तत्वों, विशेष रूप से स्कैंडियम या इट्रियम के साथ 15 लैंथेनाइड्स का एक समूह है। दूसरा, दुर्लभ मृदा तत्व पृथ्वी की भूपर्पटी में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन उनका अन्वेषण सबसे किफायती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। सही जवाब है ए, यानी कि केवल 1। दुर्लभ मृदा तत्व आवर्त सारणी में 17 रासायनिक तत्वों, विशेष रूप से स्कैंडियम और इट्रियम के साथ 15 लैंथेनाइड्स का एक समूह है। अतः कथन 1 सही है। अपने नाम के बावजूद दुर्लभ मृदा तत्व पृथ्वी की भूपर्पटी में अपेक्षाकृत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन वे शायद ही कभी उस सांद्रता में पाए जाते हैं जिसका आर्थिक रूप से दोहन किया जा सके। अतः कथन 2 सही नहीं है। अतः विकल्प ए सही है। REE में अद्वितीय गुण होते हैं जो उन्हें स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहन, एयर टरबाइन और रक्षा प्रणालियों सहित आधुनिक प्रौद्योगिकियों की एक विस्तृत श्रृंखला में महत्वपूर्ण घटक बनाते हैं। इनका उपयोग मैग्नेट, उत्प्रेरक, फास्फोर और कई अन्य अनुप्रयोगों में किया जाता है, जहां उनके विशिष्ट गुण आवश्यक होते हैं। अब देख लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है या हैं? पहला, CCI का उद्देश्य भारत में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और अनुचित व्यापारिक गतिविधियों पर निगरानी रखना है। दूसरा, CCI की स्थापना भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत की गई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।